Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ है भाई? कौन बताएगा? सब पैरेलल। तो मैं बताऊं? आशुतोष तो बताएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिर उसके बाद स्फेरिकल, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराए थे, फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर को लिखते थे। बताया इलेक्ट्रोमोटिव को। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर की बात कर लिया है। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर की बात हो गई है। हाँ ना बोलेंगे? तो फॉर्मूला क्या बताया? पूरा नहीं हुआ। स्टार्ट किया। एक एक बोलो ना, तो कई बोलोगे तो उसी में एक दूसरे का जो है आवाज वर्क डन बाय सेल का फॉर्मूला बताया, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। वर्क डन बाय द बैटरी का फॉर्मूला किया। हाँ सर। यस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन जो है वो शुरू किया था कि कोई भी कैपेसिटर है और उसको अगर हम चार्ज करने के लिए किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये कैपेसिटर मान लो कि ये हो गया हमारा कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस कह दिया कि C का है, और इसको एक बैटरी के द्वारा हमने कनेक्शन बना दिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो आपको मालूम है कि बड़ी लाइन से दिखाया जाता है, और छोटी वाली लाइन जो है वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि जो भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल का, उसके इन्फ्लुएंस में जो चार्ज है दैट इज गोइंग टू फ्लो, और वो चार्ज इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे आकर के एक्यूमुलेट होंगे। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जितना पॉजिटिव चार्ज गिवन होगा, निगेटिव प्लेट से उतना ही निगेटिव चार्ज गिवन होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। बट एक्चुअल में आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव नहीं करता। चार्ज जो मूव करता है वो निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, तो इस वाली प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके इस वाले बैटरी के टर्मिनल में इंटर करेगा, और इधर से थ्रू द बैटरी वही इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होकर के इस वाली प्लेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के इस बैटरी को मिल गया तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों भाई? ठीक है, यस सर। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस वाले प्लेट पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, और इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा वो उसी के करेस्पॉन्डिंग माइनस का होगा। ठीक है, इसी बात को हम लोग दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जितना पॉजिटिव प्लेट चार्ज की सप्लाई होगी, उतना ही निगेटिव प्लेट से निगेटिव चार्ज की भी होगी। ठीक है, जस्ट एक वे टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन ये है। तो मान लीजिए आपने कहा क्या कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे जो है वो चार्ज जो है हमारा Q का आ गया,
तो नेचुरल है कि उसके इन्फ्लुएंस में इस कैपेसिटर के अक्रॉस सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, होगा ना? यस सर। तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? इफ एट ए पर्टिकुलर टाइम उसी के कंटिन्यूएशन में लिखिएगा, है ना, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर हेडिंग लगाए होंगे ना? यस सर। हाँ, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बता रहे, इफ एट ए पर्टिकुलर टाइम charge on the capacitor is Q, then potential difference across the capacitor ये Q बाई C का होगा भाई। अब मान लो कि आप जो है फर्दर इसको जो है चार्ज DQ का देते हो, तो उसके इन्फ्लुएंस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या हो गया? इफ फर्दर चार्ज DQ इज सप्लाइड, then increment in potential energy du, ये आप लिख सकते हो ना, V इंटू DQ से लिखा जाएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। यस सर। जितना पोटेंशियल का इंक्रीमेंट हुआ मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, तो V इंटू DQ दैट इज द इंक्रीमेंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा Q बाई C मल्टीप्लाइड बाई DQ। अब इसको अगर मान लो कि टोटल चार्ज अपीयरिंग एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कैपिटल Q का हो जाता है, तो इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो टोटल इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीमेंट होगा वो मिल जाएगा। चार्ज इनिशियली जो कैपेसिटर पता दैट वाज 0 और फाइनल चार्ज Q एंड 0 टू U, दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय द कैपेसिटर का इंफॉर्मेशन बनेगा। U कैन बी रिटन एज 1 बाई C, ये तो कांस्टेंट है भाई, इंटीग्रेशन से बाहर गया। Q का इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर बाई 2, तो क्या लिख सकते हो? Q स्क्वायर बाई 2C। तो अगर कोई कैपेसिटर है उस पे चार्ज कैपिटल Q का है और उसका कैपेसिटेंस C का है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर होगा दैट विल बी गिवन बाय Q स्क्वायर बाई 2C। साथ में आपको मालूम है कि ये जो Q होगा दैट विल बी C इंटू V नॉट, मान लो कि V नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है, या V ही रहने देते हैं, है ना। Where V is the potential difference up to which capacitor is charged और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये हमारे सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, है ना। अगर एक बैटरी को या सेल को एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपने कनेक्ट किया, तो आपको मालूम है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सर्किट में तब तक चार्ज जो होगा वो फ्लो करता रहेगा, ठीक है ना। जब जो बैटरी का ईएमएफ है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएंगे, देन दैट पर्टिकुलर चार्ज विल बिकम कांस्टेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर। उसके बाद फर्दर उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। नेचुरल है कि वो चार्ज जो हमारे कैपेसिटर पे अकोमुलेट होगा उसमें कुछ समय लगेगा, तो
उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में चार्ज एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एक्यूमुलेट हो रहा है, उसमें चार्ज कैसे आएगा, कब कितना होगा, वो अगर लिखना है तो उसके बाद हम लोग आगे चल के करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उस सिचुएशन का जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज है। ठीक है भाई, अब वो फर्दर एक्स्ट्रा चार्ज और एक्यूमुलेट नहीं कर सकता अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट अप्लाइड सोर्स। उस सोर्स को लगाने पे जितना मैक्सिमम वो चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है, उसकी बात कैपिटल क्यू के रूप में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो which is the where V is the potential difference up to which the capacitor is charged, it will be equals to EMF of the cell in steady state. स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज। ठीक है ना, तो ये हमारा स्टेडी स्टेट कहलाएगा। और फर्दर वो चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर सकता कैपेसिटर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट अप्लाइड सोर्स। सोर्स बदलोगे चार्ज में चेंज, बट सोर्स को अगर नहीं चेंज किया सेम सोर्स के करस्पॉन्डिंग, अब उससे ज्यादा चार्ज नहीं एक्यूमुलेट हो सकता। दैट वाज द स्टेडी स्टेट। ठीक है ना, तो उस केस में Yes, sir. Q आपको मालूम है कि C इंटू V से लिखा जाएगा, तो इधर में Q को CV से अगर रिप्लेस कर दें तो U को लिखने का ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि U कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ C इंटू V स्क्वायर, है ना। यहाँ पे CV प्लेस कर दीजिए कैपिटल Q की जगह पे, या एक Q को हटा दीजिए, एक V को एक Q को रहने दीजिए, तो हाफ ऑफ QV भी आ जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। तो किसी कैपेसिटर के द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर करी जाएगी, उस एनर्जी को लिखने का हमारे पास ये तीन फॉर्मूले बन गए भाई, है ना। एक हो गया हाफ CV स्क्वायर, दूसरा हो गया हाफ ऑफ QV, तीसरा हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग जो है अपने डिस्कशन के दौरान प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। एनी ऑफ द फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर द प्रॉब्लम। जैसी हमारे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होगी या जैसे डाटा की अवेलेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूले से कुछ रिजल्ट मिलेगा दूसरे से अलग, सबसे सेम इंफॉर्मेशन बनेगा। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जिसके करस्पॉन्डिंग आपको गिवन रहेगी प्रॉब्लम में, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ये फॉर्मूला तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, यस अब Yes, sir. इतनी एनर्जी तो हमारे कैपेसिटर के द्वारा स्टोर हो गई। अब देखो कि इतनी एनर्जी जो कैपेसिटर पे स्टोर हो रही है, उसके लिए कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी ने वर्क कितना किया, ये अगर देखना है तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगी, Q into V. कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान जो वर्क डन बाय द बैटरी है, वो आपको मालूम है कि चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी लिखा जाता है भाई। Yes, sir. तो चार्ज सप्लाइड बाय द Yes. बैटरी CV एंड मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ द सेल इज V। तो ये हो गया CV स्क्वायर। तो इतना तो बैटरी ने वर्क करा, ठीक है, और उसमें से स्टोर केवल इतना हुआ, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी गई कहाँ, रेस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ गई भाई। कुछ आ रहा है आपके दिमाग में बात, व्हाट विल हैपन टू रेस्ट ऑफ द एनर्जी। हीट रिलीज। हाँ,
जो बची हुई एनर्जी है, जो डिफरेंस है, बैटरी ने इतना वर्क किया और उसमें से इतनी एनर्जी जो है कैपेसिटर के द्वारा स्टोर हो गई, तो इस चार्ज का जब फ्लो होगा वायर के थ्रू, तो उस फ्लो ऑफ चार्ज के दौरान जो है उस वायर में सर्टेन हीट जनरेट होगा। तो कितनी थर्मल एनर्जी जनरेट होगी वो अगर आपको लिखना है कभी किसी प्रॉब्लम में, तो बैटरी ने जो वर्क किया और उसमें से जितना कैपेसिटर ने यूटिलाइज कर लिया, स्टोर कर लिया, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द एनर्जी विच विल बी इवॉल्व इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना? तो थर्मल एनर्जी डेसिपेटेड इन दिस चार्जिंग प्रोसेस अगर आपसे पूछा जाए, थर्मल एनर्जी dissipated in this charging process ये हो जाएगा वर्क डन बाय द बैटरी और जो एनर्जी स्टोर हुआ उसका डिफरेंस, यानी कि हाफ ऑफ CV स्क्वायर। दिस विल बी द हीट डेवलप। मान लो इसको एच से दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर कोई कैपेसिटर है पहले से अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज आपने पहले से नहीं दिया है ना, और उसको किसी बैटरी के थ्रू आप चार्ज कर रहे हो, भी पोटेंशियल डिफरेंस तक आपने उसको चार्ज करा, तो बैटरी के द्वारा जो उस चार्जिंग प्रोसेस में वर्क किया जाएगा उसकी आधी एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, और आधी जो होगी वो हमारे उस कैपेसिटर के द्वारा स्टोर कर ली जाएगी। और जब कभी भी आपको रिक्वायर्ड होगा उस कैपेसिटर को आप डिस्चार्ज करोगे, तो दैट पर्टिकुलर एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय दैट कैपेसिटर। ठीक है ना? तो जहां कहीं भी आपको इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो चार्ज कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की एनर्जी वी कैन यूटिलाइज, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। अब ये जो Yes, sir. एनर्जी यहाँ पे स्टोर है हमारे कैपेसिटर में, वो एनर्जी जो है वो बेसिकली है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण जो है ये पर्टिकुलर एनर्जी जो होती है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड बाय दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर। जैसे मान लो कि अगर हम इसको डिस्कशन करना चाहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पे। तो हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग जो है हम वर्कआउट कर रहे हैं, बट ये जो इंफॉर्मेशन होगा इट विल बी वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। केवल अपनी सिंपलिसिटी ऑफ डिस्कशन के लिए हम लोग इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग वर्कआउट कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया इसकी एक ही है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को आपने डी का बोला। इसके बीच में चार्जिंग के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भाई, जो कि आपको मालूम है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का अपीयरेंस होगा ना? Yes, sir. यस सर। ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इस तरीके से एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपीयरेंस होगा। केवल दोनों जो प्लेट है उसके बीच के रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों प्लेट के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा ना? जीरो होगा। Yes, sir. वैसे तो आइडियली अगर कहा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड होती है, ऐसे बल्ज होता है इन डिफेक्ट के कारण, जिसको आप इन डिफेक्ट कहते हैं।
बट हम इस इंड इफेक्ट के इन्फ्लुएंस को जो है यहाँ पे अपने डिस्कशन में अभी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, बट उसका अपना कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो लेटर ऑन जब जरूरत आएगी तो हम उस इंड इफेक्ट के इन्फ्लुएंस को भी जो है डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि ये इंड इफेक्ट का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज गोइंग टू बी निग्लेक्टेड, उसको हम अपने कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, ठीक है भाई। तो इस कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी है वो आपके पास नोन इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग आपको मालूम है कि हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर से लिखते हो भाई, है ना। V is the potential difference Yes, up sir. to which this capacitor is charged and C is the capacitance. मान लो आपने कहा कि बीच में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E, है ना। तो V आपको मालूम है, V कैन बी रिटन एज E इंटू डी, लिख सकते हो क्या, बोलो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। यस V इक्वल्स टू E इंटू डी लिखा जाएगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पीछे का देखो आप कैपेसिटर वाले सेक्शन में आपको Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनाया था। यहाँ पे भी पोटेंशियल नहीं है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखने का फॉर्मूला भी आपने बनाया था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, है ना। Yes, sir. तो आप इधर में डाटा प्लेस करो तो एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय ई इंटू डी का होल स्क्वायर। या ये हमारा एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर को लिखने का एक्सप्रेशन जो था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके मैं लिख रहा हूं, ए इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Yes, sir. एक डी यहाँ का इससे कैंसिल हो गया, ए डी एक साथ लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस वॉल्यूम में है वो वॉल्यूम अगर लिखना है तो प्लेट एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, दैट इज द वॉल्यूम इन विच दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपीयरिंग इज इन अपीयरेंस, यस सर Yes, sir. Yes, है ना। sir. ये ऐसे इस प्लेट की एरिया है इधर की, ऐसे दूसरी प्लेट है और दोनों के बीच का सेपरेशन डी का है, तो दोनों के बीच में जो वॉल्यूम होगा, जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वॉल्यूम ए इंटू डी से लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर ठीक है ना। तो अगर आप ये देखो तो ए इंटू डी इज द वॉल्यूम इन विच दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपीयरेंस। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखना चाहोगे तो ये जो टोटल एनर्जी है उसको इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए। Yes, sir. तो it can be written as half of epsilon naught into E square. So this will be the energy stored per unit volume by this particular region where electric field is E. अपनी कैलकुलेशन, अपनी वर्किंग की सुविधा के लिए we have discussed this particular formula for the specific case, that is the energy stored between the plate of the capacitor. लेकिन ये फॉर्मूला किसी भी तरीके का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहां पे यूनिट वॉल्यूम में फील्ड के बारे में अगर इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो तो वहां पे यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको लिखने के लिए आप यूज कर सकते हो। और थोड़ा सा इसको आप प्रीवियस जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे अगर आप कोरिलेट करके देखो तो शायद आपको बड़े आसानी से ये दिख जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपने बनाया था वो सेम है। कुछ ध्यान में आ रहा है? कॉपी पलट के देखो पीछे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जहां पे लिखा था यही फॉर्मूला है कि कुछ अलग है? Yes, sir.
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए भी जो फॉर्मूला आपने बनाया था दैट वाज सेम, है ना, यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। तो आपके पास एक क्लियर इंफॉर्मेशन हो गया कि कहीं पे अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लिखना है या फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है तो दोनों का फॉर्मूला जो है सेम है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से आप लिखोगे। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब आओ इन दोनों इंफॉर्मेशन को जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको हम अपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ये यूज कैसे होगा। तो मान लो कि एक कैपेसिटर है, हाँ? और ये कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस पोजेज कर रहा है सी का, और इस कैपेसिटर को हमने चार्ज करा है एक पोटेंशियल डिफरेंस V/2 तक। ठीक है ना, ये कैपेसिटर है दैट इज चार्ज अप टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V/2, और ये वाली इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है। ठीक है। अब इस कैपेसिटर को हम लेते हैं और क्या कर रहे हैं कि इस कैपेसिटर को लेकर के एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। ये चार्ज कैपेसिटर जो था इसको, जिसपे इस पे पॉजिटिव का चार्ज, इस पे नेगेटिव का चार्ज था, इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसका कि ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज V का है। ठीक है। सेम कैपेसिटर जो इनिशियली चार्ज था उसको हमने इस नए बैटरी से कनेक्शन दे दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन हमने बनाया इस कनेक्शन में हमारी बैटरी वर्क कितना करेगी, या जो बैटरी के द्वारा वर्क किया जा रहा है उसका कुछ पार्ट थर्मल एनर्जी में कन्वर्टेड होगा, तो हाउ मच अमाउंट विल बी डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर से, निगेटिव प्लेट को निगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर से कनेक्ट किया। क्वेश्चन लिख दूं क्या। एक कैपेसिटर of capacitance C is charged up to a potential difference of V/2. Now, this charge capacitor is connected to a battery of EMF V with same polarity. सेम पोलैरिटी का मतलब बैटरी का प्लस कैपेसिटर के प्लस से जोड़ा, बैटरी का माइनस कैपेसिटर के माइनस से जोड़ा। ठीक है ना, तो उसको आप सेम पोलैरिटी कहोगे। और अगर बैटरी का प्लस कैपेसिटर के माइनस से जोड़े रहते और बैटरी का माइनस कैपेसिटर के प्लस से जोड़े रहते तो ये अपोजिट पोलैरिटी कहलाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेम पोलैरिटी का मतलब Yes, यस sir. सर। हाँ, और अपोजिट पोलैरिटी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम में बोला तो इसका मतलब है कि जो पहले से चार्ज कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से जोड़ना है। ठीक है, दिस सेम पोलैरिटी। हाउ मच हीट इज डेवलप्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, हाउ मच heat will dissipate during the
प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अब ये हमको मान लो कि सिचुएशन दिया गया, तो आइए इसको वर्कआउट करने का प्रयास करते हैं। हमारा ये कैपेसिटर जो था वो इनिशियली चार्ज था, तो उस पे इनिशियल चार्ज कितना था ये अगर आपसे कोई पूछता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, है ना। Yes, sir. Initial charge on the capacitor QI मान लो कि आपने कहा, तो ये कितना होगा C इंटू वी बाई टू, ये इनिशियल चार्ज होगा। Yes, sir. यस और फाइनली जब ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा भाई? CV. फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइनली बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज V का है तो कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज V का हो जाएगा। Yes, sir. तो Yes, sir. फाइनल जो चार्ज होगा हमारे कैपेसिटर पे वो C इंटू वी का होगा। अब इस वाली प्लेट को देखिए, इस पे पहले से QI के बराबर चार्ज था, अब QF के बराबर का चार्ज इस पे होना है। तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है वो अगर आप देखोगे तो वर्क डन चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी अगर आपको लिखना है तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी मान लो कि QS से आपने रिप्रेजेंट किया है, तो फाइनल जो इस पे चार्ज आना है और पहले से जितना चार्ज था दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि सेम नेचर का ही चार्ज आ रहा है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज दी होगी। बोलो भाई, ठीक है। यस Yes, sir. Yes, तो sir. बैटरी के द्वारा जो चार्ज सप्लाई करा गया दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड टू बी CV by 2। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच वाज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगी? Half CV square. वर्क डन बाय द बैटरी ये आपको बताया गया कि कैसे लिखना होता है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय इट्स EMF जो कि V है ना। तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। इतना वर्क हमारी बैटरी ने करा। समझ में आ रही बात भाई? Yes, Yes, sir. sir. कैपेसिटर पहले से चार्ज था तो अब बैटरी को कम चार्ज देना पड़ा, इस वजह से बैटरी के द्वारा वर्क भी कम हुआ। अदरवाइज अगर ये अनचार्ज होता तो CV स्क्वायर के बराबर का आपने पिछले जनरल डिस्कशन में पाया था ना कि CV स्क्वायर वाज द वर्क डन बाय द बैटरी। बट यहाँ पे चूंकि पहले से कैपेसिटर मेरा चार्ज है तो केवल एक्स्ट्रा जो चार्ज रिक्वायर्ड है वही चार्ज जो है हमारी इस बैटरी को सप्लाई देना होगा और उसी के करेस्पॉन्डिंग बैटरी जो है वो वर्क करी होगी हाफ CV स्क्वायर। दैट वाज द वर्क डन बाय द बैटरी। अब ये जो वर्क बैटरी ने करा उसका कुछ पार्ट तो हमारे इस कैपेसिटर के द्वारा स्टोर भी करा जाएगा। तो इनिशियल Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पहले से पोटेंशियल एनर्जी कितना कैपेसिटर ने स्टोर करा था? हाफ C इंटू V बाई 2 का स्क्वायर, है ना भाई, क्योंकि V Yes, बाई sir. 2 की पोटेंशियल डिफरेंस तक Yes, ही sir. तो चार्ज था। तो दिस वाज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। और फाइनल कितना है? Half CV square. 1 by 2 series. ये हो गया फाइनल UF मान लो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ C। अब ये V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज हो गया तो UF। तो इसकी एनर्जी कितनी बढ़ी? इंक्रीमेंट इन एनर्जी स्टोर। Sir, 3 CV by 3. तो फाइनल में से इनिशियल को घटा दोगे, सिंपल सी बात ना।
Yes, sir. Yes, sir. जितना पहले से इसने एनर्जी स्टोर करा था उसमें से बाद वाला एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा एनर्जी इसने स्टोर करा है। तो फाइनल में से इनिशियल को आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारा कैपेसिटर स्टोर किया वो हमको जानकारी आ गई, हाफ CV स्क्वायर माइनस का CV स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो 4 का 3 हो जाएगा, 3 CV स्क्वायर बाई 8। दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर। इज इट क्लियर यहाँ तक? Sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या चीज हमको करना है। वर्क तो बैटरी ने इतना किया, जिसमें से इतनी एनर्जी जो है वो यूज हो गई किसमें? कैपेसिटर की एनर्जी को बढ़ाने में। तो जो बची हुई एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी डेसिपेटेड इनटू द हीट। क्यों, बात Yes, क्लियर है ये भी? Yes, sir. Yes, तो अगर आपको हीट डेवलप की बात करनी है कि हीट डेवलप कितना हुआ इस प्रोसेस में, तो पहले से जो एनर्जी स्टोर है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, नहीं, जो बैटरी ने वर्क परफॉर्म किया हाफ CV स्क्वायर, उसमें से जो एक्सेस एनर्जी इसने स्टोर करा उसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, 3/8 ऑफ CV स्क्वायर। तो 4 में से 3 गया, 1 हो जाएगा, तो CV स्क्वायर बाई 8। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गोइंग टू बी डेवलप या dissipated in form of thermal energy or heat। ये वर्किंग क्लियर हो रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दीक्षा, दीक्षा, आवाज आ रही है आपको? कोमल, Yes, sir. क्लियर है आपको चीजें? Yes, sir. और प्रभजोत? Yes, sir. ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी कर रखी है कि नहीं? कर लिया sir. यस सर। Yes, sir. सभी ने कर लिया है? प्लीज रेज sir. करो हैंड, जरा देखूं कितने लोगों ने कर लिया है। आशुतोष, आपने क्यों नहीं किया? सर नहीं किया मैंने, क्यों बेटा? सर टारगेट ही किया बस। कर लो उसको भी, और जो भी उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको डिस्कस कर लो। यस सर। ठीक है, 1 मिनट देख लेता हूँ Yes. मैं, कल आपकी क्लास लगी है कि नहीं? कल Sir, की है। क्लास Sir, है। Yes, sir. आ गया कल की क्लास? है। Yes, sir, आ गया। यस कल है आपकी क्लास। तो कल क्लास है आपकी? डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। कल की रेगुलर क्लास है आपकी, तो आप उसमें रेगुलर क्लास में कल अगर आपके एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड नहीं, जो अभी पढ़ रहे हैं ये नहीं, ये तो अभी बाद में हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के जो भी आपकी डिफिकल्टीज होंगी वो सारी पहले रेगुलर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, देन आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपके कुछ बचे हुए प्रॉब्लम्स या क्वेरीज ये फर्स्ट चैप्टर के हैं, अभी है कुछ लोगों के? हाँ सर। Yes, sir. अगर Yes, sir. फर्स्ट Module चैप्टर के में कुछ क्वेरीज हैं तो उनको भी हम लोग कल फाइनली डिस्कस कर लेंगे, देन आफ्टर ही। टारगेट हाँ, टारगेट फर्स्ट चैप्टर आपको एटलीस्ट
लेवल 2 तक का, है ना, एटलीस्ट लेवल 2 तक के सारे आपके जो भी डिस्कशन आपने जो बनाए होंगे उसमें नहीं बन पाएंगे, उनका डिस्कशन कर लीजिए, फाइनल कर लेते हैं उसको, और कल एनसीईआरटी को भी फाइनल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपका टेस्ट के लिए फुली आपको प्रिपेयर्ड मान लेते हैं, ठीक है, यूटी के लिए, यस ठीक। यस और फिर उसके बाद हम लोग ये चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक और सिचुएशन को देखते हैं। हाँ, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि पोलैरिटी को उल्टा कर रहा हूँ, जरा देखो कि इसमें क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सोचना इसको, है ना। ए कैपेसिटर of capacitance C is charged up to potential difference V. Now, the battery is disconnected and this charge capacitor is reconnected with another battery of EMF V by 2 with reverse polarity. Find the heat developed in this connection, है ना। मान लो कि ये आपकी सिचुएशन हो गई जिसको हमको डिस्कस करना है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C का है, इसको पहले से हमने चार्ज कर लिया, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया है, ठीक है, बैटरी लगा के चार्ज कर लिया। ये वाली प्लेट मान लो कि इसकी पॉजिटिव है, ये वाली निगेटिव की है, ठीक है। यस सर। इस पे चार्ज कितना होगा भाई, पहले से जो चार्ज किया है तो सीबी। हाँ, तो इनिशियली जो पहले से चार्ज होगा दैट वाज C into V। अब यही कैपेसिटर को लिया गया जिसपे इस पे प्लस का क्यू इनिशियल था और इस पे माइनस का क्यू इनिशियल था। अब इसको कैपेसिटर को एक बैटरी से मैं जोड़ दे रहा हूं, ये बैटरी जिसका पॉजिटिव प्लेट इसके निगेटिव से जोड़ दिया और जिसका निगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, ठीक है, ये कनेक्शन बना दिया। तो अब क्या होगा भाई, जब ये कनेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, ये बैटरी जो है वो चार्ज की सप्लाई देगी, पहले इस निगेटिव चार्ज को ओवरकम करेगी और फिर इस पे सर्टेन पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेगी। उसी तरीके से निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पहले इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेगी, फिर इस पे सर्टेन फाइनल चार्ज जो है वो एक्युमुलेट कराएगी, जिसको हमने QF का कहा। तो ये QF कितना होगा ये भी आप लिख सकते हो,
QF कितना होगा भाई? फाइनली चार्ज क्या आएगी हमारे CB by 2. CB है ना, CB by 2, दिस विल बी द चार्ज। ठीक है, तो पहले से इस पे CB चार्ज था, ये वाली प्लेट तुम्हारी नेगेटिव थी, ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी। अब ये वाली प्लेट पे चार्ज CB by 2 हो गया, लेकिन पॉजिटिव का हो गया, इस पे CB by 2 हो गया लेकिन निगेटिव का हो गया। यानी कि बैटरी ने इस पूरे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में चार्ज कितना दिया? 3 CB by 2. है ना, Yes, sir, 3 3 CB by CB by 2। ठीक है ना, पहले इस निगेटिव को कंपनसेट किया, फिर इतना चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट कराया। ठीक है ना, तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजिली लिख सकते हो ना, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। यस सर। In this process of charging, इस चार्जिंग के प्रोसेस में जो चार्ज सप्लाइड है, मान लो कि QS कह रहे हो, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा? CB by 2 प्लस CB। Yes, sir. एक मिनट, ये देखें क्या फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, रिचार्ज कितना हो जाएगा भैया? हेलो, हाँ जी, नमस्ते, कहाँ से? ये क्या कि कहाँ मिला है? अच्छा, नहीं नहीं, जतरा का नंबर नहीं। हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, तो sir. Yes, sir. तो ये कुल कितना चार्ज हो जाएगा भाई? 3 CB 3 by CB by 2. CB by 2। CB by 2। इतना चार्ज हमारी बैटरी ने जो है वो सप्लाई दिया, तो बैटरी ने वर्क कितना किया होगा? 3 by 4 CB square. CB square by तो वर्क डन बाय द बैटरी अगर लिखनी है तो वर्क डन बाय बैटरी ये हो जाएगा चार्ज सप्लाइड 3 CB by 2 मल्टीप्लाइड बाय EMF ऑफ द बैटरी, दैट इज V by 2 ना। यस। ठीक है, Yes, sir. ये हो जाएगा 3 CV स्क्वायर बाय 4। दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। अब ये तो एक पार्ट तो आपने कर लिया कि बैटरी ने कितना वर्क किया। अब देखें कि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी बढ़ी, है ना, इस वर्क में से कितना एनर्जी कैपेसिटर के द्वारा शेयर कर लिया गया, तो जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा जो है हीट डेसिपेट होगा, है ना। Yes, sir. तो इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर है? Half CB square. half CB square. और फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर है? CB square by 4. CB square by 8. CB square by 3 तो फाइनल एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो हमारी हो रही है हाफ ऑफ C इंटू V बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि V बाई 2 के पोटेंशियल डिफरेंस तक अब ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, और पहले से जो एनर्जी स्टोर थी दैट वाज हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बढ़ गया एनर्जी भाई?
तो ये आपको दिखता है CV स्क्वायर बाई 8 माइनस का हाफ ऑफ CV स्क्वायर है। तो कितना बढ़ गया, माइनस का 3/8 CV स्क्वायर, यानी कि एक्चुअली कैपेसिटर की एनर्जी जो पहले थी उससे घट गई, है ना भाई। यस सर। यस सर। तो जितनी घटी है वो भी, और जो बैटरी ने वर्क किया वो भी, दोनों टोटल दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हीट, है ना। तो हीट डेवलप क्या हो जाएगा, हीट डेवलप ये हो जाएगा वर्क डन बाय द बैटरी माइनस इंक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो वर्क डन बाय द बैटरी है 3CV स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस का 3/8 CV स्क्वायर। तो 8 को मान लो कि एलसीएम कर लिया तो 3 दूना 9 6 CV हो जाएगा, और 3 9 हो जाएगा, 9 CV स्क्वायर बाई 8। यस सर। This will be the amount of thermal energy which is going to be dissipated in form of heat. क्लियर है, समझ में आ रही चीजें, यस सर। Yes, यस sir. सर। कोई दिक्कत तो Yes, नहीं sir. हो रही किसी को। नो सर। नो सर। चलो, तो ये तो हो गया कि कोई कैपेसिटर के द्वारा क्या एनर्जी स्टोर होगी उसको कैसे लिखना है, और जो चार्जिंग के लिए आपने शेल यूज किया उसने वर्क क्या किया वो कैसे लिखना है, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में हमारे सर्किट में कितनी थर्मल एनर्जी डेवलप होगी उसके बारे में ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आओ, जो दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया था एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम अपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस is charged up to potential V. Find the energy stored by this sphere. ठीक है, एक मेटल का स्फीयर है, आर रेडियस का है, वी पोटेंशियल डिफरेंस तक आपने इसको चार्ज करा है, इसके द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपको जानना है। तो आपको मालूम है कि कोई भी चार्जिंग आप करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस चार्ज के इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हमारे उस रीजन विशेष में एनर्जी स्टोर होती है। और पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम जो एनर्जी स्टोर होती है उसको लिखने का फॉर्मूला भी है आपके पास, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर से लिखा जाता है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन को ध्यान में लेकर के हम अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वर्कआउट करेंगे और देखेंगे। एक रिजल्ट आपको पहले से मैंने बना के दे रखा है, उसी से मिलता हुआ वही सेम इंफॉर्मेशन बनेगी। ये मान लो कि आपका स्फीयर का रिप्रेजेंटेशन हो गया विच हैज अ रेडियस आर, और इसको आपने वी पोटेंशियल तक चार्ज किया। तो आपको इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा ये अगर पूछे कोई तो फटाफट बता दो भाई, चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे चार्ज कितना होगा,
4 pi epsilon naught VR. 4 pi epsilon naught R into V. This will be the charge on the sphere. Yes, sir. आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस स्फीयर का तो आपको मालूम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, और पोटेंशियल sir. भी तक चार्ज कराया आपने, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज मिल गया। या आपको पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर को लिखने का फॉर्मूला भी है, क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वहीं से क्यू को लिखना है तो v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। ये यहाँ पे चार्ज हो गया। और अगर मैं इस स्फीयर के बाहर ये कोई पॉइंट लेता हूं आर सेपरेशन पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आपको मालूम है कि ये लिखा जाता है क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से लिखा जाता है भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो क्यू की जगह पे ये वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू वी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता हो गई, कितना हो गया? आर वी बाई आर स्क्वायर, दैट इज द फील्ड एट दैट लोकेशन। अब आपको मालूम है कि इस स्फीयर के सेंटर से आर सेपरेशन के जो भी पॉइंट होंगे हर जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। Yes, sir. तो अगर हम इस स्फीयर के अराउंड एक स्फेरिकल रीजन हम कंसिडरेशन में लेते हैं, जिसका रेडियस हम आर का कह दे रहे हैं और जिसकी रेडियल विड्थ हम जो है डी आर के मान लेते हैं, तो इस लोकेशन पे जो एनर्जी डेंसिटी होगी ये एनर्जी डेंसिटी मान लो यू से दिखा रहा है, तो ये आपको मालूम है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से लिखा जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो ई की अगर ये वैल्यू लिख दे यहाँ पे तो एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी ना एट दैट लोकेशन, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वी बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है इतना। Yes, sir. Yes. अब ये जो एलिमेंटल वॉल्यूम हमने लिया है, ये आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस जिसमें कि विड्थ जो है डी आर की है, तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी इतने पोर्शन में, इस पोर्शन की एनर्जी हमको लिखना है। तो हम लोग क्या करें कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है उसमें ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा क्या कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंटल वॉल्यूम Two pi r dr. Volume. du, ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4। ये तो एनर्जी डेंसिटी हो गई, और उसमें हमको ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्फेरिकल जो सेल बना है इसका वॉल्यूम कितना लिखोगे? जसजीत बताना। जसजीत Yes, sir. बोलो। हर्षित माधव Yes, sir. बोलो। हर्ष पोरिया, देवेश, Sir, 4 pi r square dr.
अरे भाई, इस पर्टिकुलर रीजन का वॉल्यूम लिखना है तो ये जो स्फेयर बन रहा है उसका सरफेस एरिया लिख लें, जो कि आपको मालूम है कि 4πr² होता है, और उसमें वो जो थिकनेस है एलिमेंटल डी आर, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो उसमें 4πr² इंटू डी आर, दिस विल बी द मल्टीप्लाइड। तो हमको मिल गया कि ये जो एलिमेंटल वॉल्यूम हमने लिखा है उस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है ना? तो डी का इंफॉर्मेशन क्या बन गया, ये आपको मिलता है 2πε0 r² v² r² इंटू डी आर, ये बन गया। अब देखो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपको मालूम है कि ये स्फीयर के बाहर ही होगा, मेटल का स्फीयर है, अंदर तो होगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ना, Yes, sir. स्फीयर के बाहर ही होगा। और कहां तक होगा भाई? थ्योरेटिकली Infinity तक. इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी तक। तो अगर हम लोग इसको कैपिटल आर से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कितनी एनर्जी स्टोर है वो मिल जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have sir. to integrate this expression from capital R to infinity. ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल आर से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे 0 to u। तो टोटल इसने कितनी एनर्जी स्टोर करी उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गया। क्या हो गया देखो, 2πε0 r² v², ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गए। Yes, sir. 1/r², इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/r. Minus. और लिमिट हो गई r to इंफिनिटी। अपर लिमिट में 0 मिल जाएगा, लोअर लिमिट में 1/r मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2πε0 r इंटू v²। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्फीयर, जो कि आपने निकाला। ठीक है ना? Yes, sir. अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालिए, तो आपको इंफॉर्मेशन हमने पहले से दे रखा है कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है, उसको चार्ज आपने क्यू का दिया है, रेडियस इसका आर का है, तो उसके द्वारा जो एनर्जी स्टोर होती है, जिसको सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था हमने वहां पे, वो एनर्जी स्टोर को लिखने का फॉर्मूला मैंने बना के दे रखा है आपको पहले से। Yes, sir. एनर्जी क्या होती है इसकी? Q² by 8 फीसन में 8πε0 Okay, r। epsilon naught r. 8πε0 r, ये है फॉर्मूला, वही चीज है। Okay. ये जो मिला देखो, यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू है, जो चार्ज गिवन टू द स्फीयर है, वो आपको पोटेंशियल के टर्म में दिया था, तो इसमें क्यू की जगह पे 4πε0 r भी रिप्लेस कर दो, देखो वही चीज मिलता है क्या? क्यू शुड बी रिप्लेस बाय, कैसे? क्यू को रिप्लेस करना है 4πε0 r इंटू वी से ना, का स्क्वायर डिवीजन तो में सर वही मिल गया। ε0 r, वही चीज मिला। Yes, sir. Yes, sir. This was the potential energy which was stored by this particular sphere। ठीक है ना? Yes, तो sir. जो हमारा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बना के दिया है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्फीयर in the region where electric field is going to be established by that particular charge sphere। ठीक है, वहां पे भी जो शेल था उसमें भी जो फील्ड थी दैट वाज ओनली आउटसाइड द सेल, अंदर में तो फील्ड थी नहीं। हाँ? तो एनर्जी जो स्टोर होगी वो आउटसाइड द सेल होगी। ठीक है, लेकिन यही सॉलिड स्फीयर होता तो आपको मालूम है कि अंदर में भी फील्ड होती है, बाहर में भी होती है।
तो यू मे ट्राई, नए नए अप्रोच से आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, ट्राई करना कि क्या एनर्जी स्टोर का इंफॉर्मेशन मिलता है। एक तो बाहर वाला तो आप सिमिलर वे में लिख लोगे, यस सर। अंदर वाले में फील्ड कैसे लिखा जाता है वो भी आपको मालूम है। तो अंदर वाले की लिमिट क्या हो जाएगी, R2 0, है ना, या 0 यस से सर। R की लिमिट लगा के आप उसको इंटीग्रेट कर लेना, तो अंदर में एनर्जी कितनी है वो मिल जाएगी। 0 से R की भी मिल गई और R के बियॉन्ड वाली तो यही आएगी सेम। दोनों को ऐड कर दोगे तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखा था ना, क्या था, दैट वाज 3q² डिवीजन में 20πε0r। याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो सेम फार्मूला आपको यहाँ पे उसके लिए भी बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है ना, टोटल लिखना होगा, ये चीज को ध्यान रखना है ना। यस यस सर। अंदर में भी वहां पे एनर्जी स्टोर होगी, बाहर में भी होगी। शेल था तो केवल बाहर बाहर था, तो R से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट किया गया। लेकिन जब सॉलिड होगा जिसमें अंदर में भी चार्ज होगा यानी कि नॉन कंडक्टिंग होगा, तो बाहर में भी एनर्जी होगी और अंदर में भी फील्ड होता है तो अंदर में भी होगी। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके हमको लिखना होगा, क्योंकि दोनों के फंक्शन डिफरेंट हैं, एक साथ इंटीग्रेट नहीं होगा ना। दोनों यस के सर। फंक्शन अलग है, 0 से R के लिए फंक्शन अलग है फील्ड का, और R के बियॉन्ड का फंक्शन अलग है। तो ये अंदर वाले के लिए 0 से R तक इंटीग्रेट करोगे और बाहर के लिए R से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे, और दोनों का जो डाटा मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, उनको आप ऐड कर देना। तो आपको जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था वही आपको एक्सप्रेशन यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। अब आइए देखते हैं कि अगर दो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं जिनको हमने चार्ज करा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना लगेगा, कितना उससे फोर्स होगा। मान लो कि ये तुम्हारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई। प्लेट एरिया इनकी एक ही है एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज d। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन d का है। इसको आपने चार्ज दिया है प्लस का q और इसको आपने चार्ज दिया है माइनस का q। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये दोनों के बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको लिखने का हम लोगों ने एक्सप्रेशन पहले से बना के रखा है ना। चार्ज ऑन द इनर सरफेस डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हो तो जो भी चार्ज होता है वो पूरा का पूरा उसके अंदर वाले सरफेस पे ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई।
और ये अगर आप देखो तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से फील्ड और नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड, दोनों की वजह से फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रही है बीच में, Yes, sir. और दोनों की वजह से इक्वल भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो आपने लिखा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन है। Yes, sir. इंडिविजुअल एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट पे के लोकेशन पे अगर हमको फील्ड चाहिए तो क्या कर रहे हैं, ये जो फील्ड हमको मिली है इसी को आधा कर दें, हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट एट Yes, द sir. लोकेशन ऑफ नेगेटिव प्लेट अगर लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एट द लोकेशन ऑफ नेगेटिव प्लेट, मान लो इसको E1 का नाम दिया तो ये क्या हो जाएगा, E/2 हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो Q डिवीजन में ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉजिटिव प्लेट ने यहाँ पे जो फील्ड जनरेट किया इस पर्टिकुलर चार्ज के लोकेशन पे, उसके कारण ये चार्ज चूंकि यहाँ पे निगेटिव है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। Yes, sir. तो फोर्स ऑन द नेगेटिवली चार्ज प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, अगर ये आप एफ लिखते हो तो क्या हो जाएगा भाई, Q डिवीजन में ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन द नेगेटिव प्लेट, दैट इज Q Yes, sir. स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी ऑफ नेचर ऑफ अट्रैक्टिव, है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया है, जिसके इन्फ्लुएंस में जो इनर सरफेस है उस पे जो चार्ज आया है वो Q का है, तो उसके इन्फ्लुएंस में नेचुरल है कि एक पे जितना प्लस आएगा दूसरे पे उतना ही माइनस होगा। उसके इन्फ्लुएंस में इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है ना? Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is Q square divided by 2A epsilon naught, and nature will be attractive. Attractive. ठीक है, नेचर विल बी अट्रैक्टिव। अब जैसे अब इसको मान लो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमको यूज करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि ऐसे प्रॉब्लम दे दिया, हाँ कह दिया कि एक कैपेसिटर की प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी प्लेट एरिया जो है वो एक ही है, जिसकी प्लेट एरिया जो है वो एक ही है, और ये अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और एक ये दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की जो कि इस स्मूथ सरफेस पे रखी गई है। ये सरफेस स्मूथ है हमारी,
वो मान लो कह दिया कि तुमको कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जो कि यहाँ पे फिक्स्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट के का। इनिशियली दीज टू प्लेट्स आर एट ए सेपरेशन डी, दोनों एक दूसरे से डी सेपरेशन पे है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डी सेपरेशन पे है और ये स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ में है। और उसी समय क्या किया कि ये प्लेट को इससे निगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है, इसको निगेटिव से अटैच कर दिया। तो क्या होगा भाई, जैसे आप इसको निगेटिव से अटैच करोगे इस पे चार्ज आना शुरू होगा, यस सर। इस पे प्लस आएगा, Yes, इस पे माइनस आएगा, है ना, यस इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो उसके कारण Yes, sir. ये प्लेट, ये तो फिक्स कर दिया तूने, तो ये तो यहीं पे बनी रहेगी, ये तो हिलेगी नहीं यहाँ से। ये प्लेट जो होगी वो इधर की तरफ डिस्प्लेस्ड होगी, है ना, यस सर। सर और डिस्प्ले, हाँ जी बोलो। सर ये जो स्प्रिंग है वो सर्किट के बाहर है। हाँ हाँ, स्प्रिंग सर्किट के बाहर, स्प्रिंग सर्किट का पार्ट नहीं, स्प्रिंग Okay, केवल sir. इस पर्टिकुलर प्लेट से जुड़ी है, ठीक है, स्प्रिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्किट। सर्किट है ये कैपेसिटर और ये दोनों वायर के साथ ये बैटरी V, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी का EMF है। सर तो तो- फिर इस स्प्रिंग का काम क्या होगा सर्किट में, लाइक क्यों हम लोगों ने क्यों लिया स्प्रिंग? बता तो रहे हैं, अभी कहाँ घबरा रही है, पूरा बात बताए कहाँ, वही Okay, बात sir. बताए। अब जैसे जैसे इस पे चार्ज आएगा तो उसके इन्फ्लुएंस में इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लगेगा ना। Yes, sir. अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये वाली प्लेट बाएं मूव करेगी। अगर ये इधर में तू स्प्रिंग नहीं लगाए रहते और ये मूवेबल प्लेट रहती तो क्या होती, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जाके उससे चिपक जाता दूसरी वाली प्लेट से, ओके सर। हाँ? लेकिन ये मूवेबल है ना, ये स्मूथ है, ये मूवेबल है। तो अगर ये स्प्रिंग नहीं लगा होता तो क्या होता है, ये प्लेट जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसके कारण ये प्लेट जाके दूसरी वाली प्लेट से चिपक जाती है, क्योंकि किसी तरीके का उसके मूवमेंट में तो रेजिस्टेंस था नहीं, तो फोर्स के कारण मूव कर जाता। बोलो भाई, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अभी आपने क्या करा कि इसमें स्प्रिंग जोड़ दिया, तो होगा क्या कि जैसे ये बाई तरफ मूव करेगी प्लेट, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी। Yes, sir. यस सर। अब जब ये स्प्रिंग हमारी इलोंगेट होगी तो क्या होगा, स्प्रिंग एक इधर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगी, Yes, sir. Yes. स्प्रिंग Yes, एक sir. इधर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये जो प्लेट है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मूव करके इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो जहां पे इसका इक्विलिब्रियम हो रहा है दूसरी वाली प्लेट का, वहां पे हम जानना चाहते हैं कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, है ना। एट इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हमको रिक्वायर्ड है। तो मान लो कि ये एक्सटेंशन तुम्हारा एक्स का हो जाता है भाई, यानी कि ये एक्स डिस्टेंस मूव कर गई ये प्लेट, तो जितना प्लेट मूव करेगी उतना ही तो स्प्रिंग इलोंगेट करेगी, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग वाज एट नेचुरल लेंथ। Yes, sir. तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितने का हो गया, एक्स का हो गया। Yes, sir. यस सर। मान लो कि ये प्लेट एरिया तूने ए का कह दिया, तो कैपेसिटेंस इसका कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस इसका कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स होगा कि Yes, नहीं। sir. Yes, sir. दिस विल बी द कैपेसिटेंस। तो चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स multiplied by V. This is the charge. The force of attraction on the
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे क्यू स्क्वायर डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट दैट शुड बी इक्वल्स टू के एक्स होना चाहिए क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लेट। प्लेट के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हो गई। अब ये क्यू की जो वैल्यू है वो इधर में प्लेस करते हैं भाई, तो क्या मिलता है हमको? ए एप्सिलॉन नॉट इंटू वी डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट दैट शुड बी इक्वल्स टू के एक्स। तो ये मिल गया वी स्क्वायर डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए ओमेगा एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर में बचेगा, ट्वाइस ऑफ डी माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू के एक्स, है ना? Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के इंटू एक्स, और इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ डी एक्स, एक क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक थोड़ी बन रहा है, ये तो Cubic. क्यूबिक बन जा रहा है। तो ए एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर तो सॉल्व करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। क्यूबिक बन गया तो, क्योंकि जनरल में न्यूमेरिकल वैल्यू रहती तो सॉल्व भी हो जाती। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, let the extension in the spring is much smaller as comparison to the initial separation between the, मान लीजिए कंडीशन लगा दे रहे हैं यहाँ पे, let the extension in spring is much smaller than initial separation between the plate. या इसको प्रॉब्लम को ही बदल देते हैं ना, एक्स निकालने की जगह पे हम एक्स को दे देते हैं। Yes, sir. या इस केस के लिए भी कर लीजिए, बट ये ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम नहीं बन पा रहा है। हाँ, एक्स दे देते हैं, के कैलकुलेट करा देते हैं, एक्स गिवन होकर के के का कैलकुलेशन कर देते हैं। If at equilibrium extension in spring is d by 2, then find spring constant. स्प्रिंग कांस्टेंट निकलवा देते हैं, ठीक है? तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एट द इक्विलिब्रियम
जो एक्सटेंशन है वो आपका बोल दिया कि d/2 के बराबर है, तो x की वैल्यू आपकी जो हो गई वो कितनी हो गई, d/2 हो गई। तो यहाँ पे ये x की जगह पे d/2 रख ले, है ना। तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये आपके पास इंफॉर्मेशन बन गया कि ये लिखा जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। बोलो भाई, ठीक है। कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। Yes, sir. ये पूरा का पूरा रब आउट कर देते हैं, कैलकुलेशन k इंटू d/2 और q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। q की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट v बाई डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू k इंटू d/2। लिख सकते हो ना भाई, बोलो। Yes, sir. तो इधर से आपके पास इंफॉर्मेशन बन गया, ए एप्सिलॉन नॉट कट गया नीचे से, एक 2 ऊपर में बच गया, ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k d/2। यानी कि k के बारे में जानकारी हो गई कि ये लिखा जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय dq। ठीक है ना, ये हमारा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक, Yes, sir. उसमें अगर आपको गिवन रहता स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह पे, मान लीजिए कि आपको वैल्यू जो है पूछी जाती कि इक्विलिब्रियम पे कोई सेपरेशन दे देता कि इनके बीच का ये सेपरेशन है और उसके करेस्पॉन्डिंग एलोंगेशन बताओ, तो वो फिक्स सेपरेशन के करेस्पॉन्डिंग, नॉन सेपरेशन के करेस्पॉन्डिंग हम लोग एलोंगेशन की इंफॉर्मेशन भी बना सकते थे। चार्ज कितना आएगा या ईएमएफ पूछा जाता, वी पूछा जाता, तो वो भी बना सकते हैं, है ना। Yes, sir. जैसे इसी में हमको जो है सारी चीजें सेम प्रॉब्लम सेम डाटा रहता, अगर वी पूछा जाता तो वी के लिए एक्सप्रेशन बन जाता। करना क्या है कि इक्विलिब्रियम के करेस्पॉन्डिंग बात करनी है, तो जो इनके बीच प्लेट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्प्रिंग के द्वारा जो कंपनसेट होने वाला फोर्स लग रहा है उसके बराबर कर देना है ना, जिससे कि इक्विलिब्रियम का आप कंसिडरेशन ले सके। क्लियर है। Yes, sir. एक केस और देख लीजिए, मान लीजिए ये, लेकिन इसमें तो 2 कैपेसिटर लगा देंगे तो आपको कॉम्बिनेशन का समझना पड़ेगा। हाँ चलिए, एक ही कैपेसिटर पे कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कह दिया कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हाँ? प्लेट के बीच का सेपरेशन d का है, प्लेट के बीच एरिया जो है वो a का है, एक ये प्लेट फिक्स्ड है और दूसरी वाली प्लेट एक रफ सरफेस पे रखी गई है। अब दोनों के बीच में एक बैटरी हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। इस प्लेट का मास आपको दिया गया है, मास ऑफ द प्लेट इज m। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ के लिए म्यू का है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर V पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए जिसके इन्फ्लुएंस में कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से डी सेपरेशन पे ही मेंटेन रहे। व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फिर से वही आपको करना है भाई, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आप निकालोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय वी, दिस विल बी द चार्ज।
इस पे जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Fe, वो आपके पास जानकारी में है कि ये लिखा जाता है क्यू स्क्वायर डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट से। यस सर। तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर से। दिस विल बी द फोर्स। इसके अलावा इस प्लेट पे और क्या फोर्स लग रही होगी? तो एक ग्रेविटी लगेगा mg, दूसरा इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, और तीसरा मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करनी है तो यहाँ पे हम लिमिटिंग केस का फ्रिक्शनल फोर्स लगा दे Fs मैक्स, है ना? यस सर। जो कि आपको मालूम है कि म्यू टाइम्स n से लिखा जाता है, म्यू1। यस सर। है ना? Fs मैक्स। तो वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन लिख दो, तो n माइनस mg दैट इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू तो आपको mg मिल गई, और mg इधर की डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख दो, तो a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ d स्क्वायर माइनस का म्यू1 दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, है ना? यस सर। तो म्यू के लिए आपकी जानकारी बन गई कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n की जगह mg। यस सर। ठीक है ना? तो ये अगर कम से कम इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप इस रफ सरफेस के लिए मेंटेन करते हो, तो दूसरी वाली प्लेट जो होगी दैट विल रिमेन एट रेस्ट एट द डी सेपरेशन। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे बड़ा होगा, इतना या इससे बड़ा होगा, तो उसका वहां पे पोजीशन बना रहेगा, अदरवाइज उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में वो स्लिप कर जाएगा, सरक करके दूसरी वाली प्लेट से आके चिपक जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज जो इस चैप्टर के हैं 2.5 तक के प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो, है ना? एक्सरसाइज 2.5 तक के प्रॉब्लम्स आप बना सकते हो। आपने इधर के कुछ एक्सरसाइज वगैरह बनाए हैं कि नहीं अभी? यस सर, बनाए हैं। कर लिया था। कहाँ तक कर लिया? 3 तक कर लिया था। 3 तक कर Yes, लिया, sir. तो 4 और 5 को भी आप बना लीजिए, है ना? और कल, लेकिन अभी ये नहीं डिस्कस करेंगे, कल हम जो है पहले आपको प्रीवियस चैप्टर का जो भी एनसीईआरटी है उसको, और जो आपके बैकलॉग होंगे प्रीवियस चैप्टर में इस टारगेट के, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ओके सर। ये दोनों को करने के बाद अगर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने होंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? सर जो वो टारगेट में मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे जिसमें टाइम पीरियड या वेलोसिटी निकालनी होती है, हाँ, वो नहीं हो रहे सर। वो प्रॉब्लम थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं अभी ना। कोई बात हाँ नहीं, सर। तो उसको डिस्कस करते हैं ना, उसको करेंगे हम लोग। तो सर एक बार बता देंगे कि उस क्वेश्चन को करने के लिए 11th के कौन कौन से मतलब टॉपिक पढ़ने होंगे? 11th का पहले तो न्यूटन्स लॉ तो हर जगह यूज होना है भाई, है ना? तो न्यूटन्स लॉ तो तुमको ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है? हाँ सर। एनर्जी प्रिंसिपल आप कर लो। ठीक है? एनर्जी प्रिंसिपल, हाँ सर। है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह और उसके एप्लीकेशन, उसको देख लो। और तीसरा एक मोमेंटम कंजर्वेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप देखो। यस सर। ये 3 तो एटलीस्ट आपको कर लेने चाहिए। ठीक है? यस सर। तो ये 3 को आप कर जाओ तो काम आपका
बन जाएगा। सर जो अभी यूटी होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले? नहीं, मिक्स कॉन्सेप्ट के बहुत कम रहेंगे, उसमें परेशान नहीं होने का आपको। ठीक है, यूटी के प्रॉब्लम जैसे जैसे प्रॉब्लम आप अभी किए हो ना, हाँ है ना, सर। उसके कंपैरिजन में थोड़े सिंपल ही रहेंगे। तो यूटी बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, यूटी सिंपल ही है। ठीक है ना, तो उसके लिए मत घबराइए। यस सर। बट न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की क्राइटेरिया, ये तो इतना जो है ध्यान में आप कर ही लीजिए, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। वैसे आपका एक 11th के कुछ रिवीजन के जो है वो टॉपिक्स का चल भी रहा है डिस्कशन, अभी हो सकता है कि आपका रिवीजन आवे, है ना। अभी यस सर। ये आपके स्कूलों में छुट्टियां हो गई होंगी ना ज्यादातर? हाँ सर। नो Yes, सर, sir. 27 सर। अच्छा, 27 से हो रहा है, तो जब आप 27। हो जाएंगी तो आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। तो अभी पर सब्जेक्ट लगभग 3 क्लास मिल रहा है ना एक वीक में, यस सर। तो 3 की जगह पे 4 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे। बस आपकी जब तक स्कूल की छुट्टियां रहेंगी तब तक के लिए, उसके बाद फिर यही वाले पैटर्न पे आ जाएगा। तो उसमें वो प्लान कर रहे हैं लोग, तो देखो कब तक होता है, तो वो कम्युनिकेट हो जाएगा आप लोगों को। यस सर। यस सर। ठीक, मीटिंग को एंड कर रहे हैं।